जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में इतिहास का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, जिसमें हमको आज भारत में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ना है कि किस प्रकार से भारत में लोगों के अंदर स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई। ठीक, इसके पहले हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से चालू होता है और किस प्रकार से जो यूरोप में फ्रांस से चालू होता है मुख्यतः जो राष्ट्रवाद की भावना, और किस प्रकार से फ्रांस से धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल जाता है ये राष्ट्रवादी भावना, और फिर यूरोप महाद्वीप से धीरे धीरे पूरी दुनिया में राष्ट्रवादी भावना फैलती है, लोगों के अंदर स्वतंत्रता की भावना जागृत होती है। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से यूरोप में स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई, लोगों के मन में ये आया कि अब इस रूढ़वादी व्यवस्था को खत्म करके एक नई व्यवस्था को जन्म देते हैं। ठीक उसी प्रकार से भारत में भी जो राष्ट्रवाद का उदय होता है, और ये राष्ट्रवाद का उदय हम लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना है 1915 से। ठीक, 1915 से गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं तो हमको हमारे सिलेबस में यहीं से आगे कंटिन्यू करना है, पढ़ना है। ठीक, कि किस प्रकार से गांधी जी आते हैं और फिर अपना जो यहाँ पर आंदोलन करते हैं, और उन आंदोलनों का जो है क्रम हमको पढ़ना है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा पीछे जाएंगे और देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ वो राष्ट्रवाद आखिर कहाँ से तेजी से गति पकड़ा। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने फ्रांस में भी देखा था कि फ्रांस में जो राष्ट्रवाद की भावना थी यूरोप में, वो कोई एक दिन की नहीं थी, बल्कि एक सदियों से चली आ रही एक ऐसी जो आक्रोश था जो लोगों के मन में जाके 1789 को निकलता है। ठीक, 14 जुलाई 1789 को। तो क्या भारत में भी भारत को आज़ादी मिली 1947 में, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र होता है। तो क्या उसके पहले की केवल 1947 में एक दिन की आज़ादी नहीं थी, उसके पहले की बहुत सारी ऐसे आक्रोश, ऐसे जो है जो राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ, और उन सारी जो पीछे की जो घटनाएं घटी, उन सारी घटनाओं को हम लोग बहुत डीप तो नहीं जाएंगे, बहुत पीछे 1857 तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम लोग 1885 से जरूर पढ़ेंगे। 1885 में क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है 1885? तो 1885 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर सबसे पहले कांग्रेस का गठन होता है। ठीक, 1885 में कांग्रेस का गठन होता है और राष्ट्रवाद की भावना का उदय यहीं से होता है। ठीक, आगे जब हम लोग 1915 में जाएंगे तब हम लोगों को सिलेबस में है वो समझ में आएगा, लेकिन जब तक इन चीजों को हम लोग नहीं जानेंगे वो नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होता है। ठीक, कांग्रेस की स्थापना होता है कब? 1885 में। कौन करता है? तो कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज करता है जिसका नाम था ये वो ह्यूम। ठीक, कांग्रेस की स्थापना कौन करता है? ए ओ ह्यूम। ठीक, ए वो ह्यूम द्वारा, ए वो ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता है। कहां पर होता है? तो कांग्रेस की स्थापना होता है बंबई में, जो कि आज मुंबई है। ये पहले मुंबई इसका नाम नहीं था, बंबई नाम था। ठीक, तो कांग्रेस की स्थापना बंबई में होता है। कब? 1885 में। कांग्रेस की स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों का यही था कि जिस प्रकार से 1857 की क्रांति हुई थी वो 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो, यानी इसको एक सेफ्टी वाल का सिद्धांत भी कहा गया। ठीक, तो हम लोग इतना डीप इसको नहीं पढ़ेंगे, हालांकि ये जानेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। किसने किया था? ये वो ह्यूम ने। ये वो ह्यूम एक अंग्रेज था। ठीक, कहाँ पर हुआ था? बंबई में हुआ था। ठीक, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। प्रथम अध्यक्ष, एक नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है और आता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, और
इसकी स्थापना कहां पर हुआ? तो प्रथम अध्यक्ष इसके थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ठीक, उसके बाद में 72 प्रतिनिधियों ने इस सभा में भाग लिया, यानी कांग्रेस की जो पहला बैठक हुआ उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बंबई में हुआ इसकी स्थापना। बंबई में अगर बात करें तो बंबई में एक संस्कृत कॉलेज था, उस संस्कृत कॉलेज के अंदर कांग्रेस की स्थापना यू ह्यूम द्वारा 1885 में किया जाता है। ठीक, जब ये कांग्रेस की स्थापना हो जाती है तो कांग्रेस की स्थापना के बाद फिर यहाँ पर देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना के बाद फिर जो लोग थे वो उनको एक मंच मिल गया अपनी बातों को आगे सरकार तक पहुंचाने का। इससे पहले ऐसा कोई मंच नहीं था कि भारतीय अपनी बात अंग्रेज सरकार तक पहुंचा पाए। तो जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो इसके स्थापना के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारतीय अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं, ताकि जनता को क्रोध आए तो वो अपनी बात इस मंच को बताएं, ना कि वो जो है हथियार उठाएं अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेजों का ये मुख्य उद्देश्य था इसकी स्थापना करने का। ठीक, लेकिन अब इस कांग्रेस की जब स्थापना होती है तो इसमें बहुत सारे नेता जुड़ते हैं, बहुत सारे भारतीय नेता जुड़ते हैं, भारतीय नेता ही लगभग जुड़ते हैं इसमें। अंग्रेज ने केवल इसकी स्थापना किया, उसके बाद इसमें लगभग सारे भारतीय नेता जुड़ते हैं। जब भारतीय नेता इसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं तो इसमें जो 1885 से लेकर इसमें 1905 तक जो भी लोग इसमें जुड़े होते हैं वो सब होते हैं नरमपंथी। यानी यहाँ पर कांग्रेस में जो लोग जुड़े वो नरम दल वाले थे। नरम दल और गरम दल, अंतर क्या है नरम दल और गरम दल वालों का? यानी 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस के अंदर जो भी यहाँ पर अध्यक्ष बने वो सारे के सारे नरम पंथ वाले थे। लेकिन यहाँ पर केवल समझना है ये नरम दल और गरम दल। नरम दल गरम दल क्या है? नरम दल का मतलब वो ऐसे लोग जो अहिंसात्मक तरीके से आजादी चाहते थे, वो हिंसा वो नहीं करना चाहते, यानी हथियार नहीं उठाना चाहते थे। अंग्रेजों को वो खुश करने का प्रयास करते थे कि अंग्रेजों का हम बात मानेंगे, अंग्रेजों को खुश करेंगे, जिससे अंग्रेज हमसे खुश होकर भारत छोड़ के चले जाएंगे। ठीक, ये इन लोगों का कहना था, नरम दल वाले लोगों का। ठीक, लेकिन गरम दल वाले कहते थे कि आजादी मांगने से नहीं मिलती है बल्कि इसे छीननी पड़ती है। ठीक, इसमें एक जो है बहुत फेमस कोटेशन है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक, तो यहाँ पर नरम दल वाले अंग्रेजों से कोई बात करनी होती थी तो प्रार्थना पत्र देते थे और उस पर जो है बढ़िया तरीके से अंग्रेजों को खुश करने का प्रयास करते थे। लेकिन आज़ादी ये लोग भी चाहते थे। ठीक, और ये लोग खुश नहीं करते थे, बल्कि इन लोगों का उद्देश्य था कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलेगी, छीनना पड़ेगा। ठीक, तो ये था कांग्रेस की स्थापना के दो दल, नरम दल और गरम दल। जाहिर सी बात है नरम दल के लोग जो होंगे वो बूढ़े होंगे, जो है ज्यादा एज के लोग होंगे, और जो गरम दल के लोग होंगे उसमें युवा वर्ग के लोग होंगे और इसमें युवा वर्ग के ज्यादा लोग होंगे। ठीक, सारे के सारे युवा वर्ग के लोग ही होंगे। तो इसमें गरम दल में जो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये तीन नाम बहुत फेमस हैं गरम दल के लिए। ठीक, नरम दल के लिए तो पूरा दल ही था, तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इसमें बात करें नरम दल में तो दादा भाई नौरोजी, सच्चिदानंद सिन्हा, ऐसे करके बहुत सारे नेता जो फेमस नेता थे वो सारे लोग नरम दल के थे। ठीक, अब कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। कांग्रेस की स्थापना होती है तो जाहिर सी बात है कि नरम दल और गरम दल लोगों में झगड़ा जरूर होगा, क्योंकि ये और इनसे दोनों से बैठेगा नहीं, क्योंकि ये कहेंगे कि आज़ादी छीननी पड़ेगी, ये कहेंगे नहीं उनको खुश करो तो मिलेगा। तो इन दोनों में जाहिर सी बात है झगड़ा होगा, और जब झगड़ा होगा तो दोनों लोग, अब बलशाली कौन होगा? ये लोग होंगे, क्योंकि ये लोग तो वैसे पहले से एकदम खूंखार तरीके से जोशीले, और ये लोग ना अंग्रेजों से कुछ कह पाते थे ना इनसे कह पाते थे, क्योंकि इसमें बुजुर्ग लोग आते थे। तो इसमें क्या होता था कि आगे चलकर कांग्रेस भी दो भागों में बढ़ जाता है। ये लोग कहते हैं भैया तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाएंगे, तुम अपने तरीके से आज़ादी लो, हम अपने तरीके से आज़ादी लेंगे। लेकिन उससे पहले एक घटना घटित होती है। अंग्रेज लोग
बंगाल जो कि एक बहुत ही समृद्ध राज्य था उस समय भारत का, तो बंगाल से बहुत ज़्यादा जो है अंग्रेजों को खतरा रहता था कि अगर बंगाल में एक तो समृद्ध लोग हैं वहाँ पर, और अगर बंगाल की शासन जो है वहाँ पर बहुत पूर्ण रूप से, यानी वो चाहते थे कि अगर बंगाल वाले अगर एक साथ मिल गए तो वहाँ पर हम शासन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अंग्रेजों ने योजना बनाया कि बंगाल का विभाजन करते हैं, और इसकी घोषणा किया गया 1903 में। 1903 में बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। ठीक, बंगाल विभाजन की घोषणा बंगाल विभाजन की घोषणा 1903 में होती है। ठीक, कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। अब बंगाल का विभाजन अंग्रेज क्यों करना चाहते थे? ताकि बंगाल को कमजोर करके उस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभाव स्थापित कर सके। अभी कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, लेकिन अंग्रेज लोगों ने एक जो है अपना मंच तैयार किया 1885 में कांग्रेस की स्थापना करके। लेकिन अब बंगाल को कमजोर करने के लिए बंगाल को अंग्रेजों ने दो भागों में तोड़ने का प्रयास किया कि बंगाल का विभाजन करते हैं, जिसमें बंगाल को दो भागों में तोड़ के जो पूर्वी बंगाल था, ठीक, जो पूरब वाला क्षेत्र था, तो वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, तो उसको मुस्लिम को कहा कि अब इसमें मुस्लिम लोग रहेंगे। जो पश्चिमी बंगाल था वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, तो उसमें कहा अब इसमें हिंदू रहेंगे। और दो दल के दो समुदाय के नेताओं को आपस में लड़वाने के लिए अंग्रेजों ने योजना बनाई कि पूरब में कहेंगे कि मुसलमानों से कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, और इधर पश्चिम में हिंदुओं से कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं। इसने तुम्हारी जो है तुमको गाली दिया है, उसने तुमको गाली दिया है, आपस में जो दोनों समुदायों को लड़ाएंगे और दोनों लोग मदद मांगने हमारे पास आएंगे, और फिर दोनों लोगं में से अगर एक लोग हारेगा दूसरे को हम हराएंगे, पूरे बंगाल पे कब्जा कर लेंगे। बड़ी आसानी से अंग्रेज दिमाग लगाए थे। लेकिन अब वो लोग भी बकलोल थोड़ी थे बंगाल वाले, उन लोगों ने दिमाग लगाया कि अंग्रेज जो हमको लड़ाने का प्रयास कर रहा है, तो उसने कहा कि हम बंगाल विभाजन नहीं मानते हैं। बंगाल के लोगों ने कहा कि हम बंगाल विभाजन से सहमत नहीं हैं, हम लोग भाई आपस में भाई भाई हैं, तो हम बंगाल का विभाजन क्यों करें? क्यों हम कहें कि उधर केवल मुसलमान रहेंगे इधर केवल हिंदू रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, बंगाल विभाजन नहीं होगा, हम लोग आपस में भाई भाई हैं, हम लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। तो लेकिन अंग्रेजों ने कहा नहीं, हम जो है हमें टेंशन है। तो बंगाल वालों ने कहा कि हमें टेंशन नहीं है, हमारे तो आप हमसे ज्यादा हमारी टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम अच्छे हैं। लेकिन अंग्रेजों ने कहा नहीं। तो घोषणा तो किया था 1903 में, लेकिन बंगाल विभाजन को होने में 2 साल लग गया। 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। अब जब बंगाल का विभाजन अंग्रेज जबरदस्ती कर देते हैं और बढ़िया से जो है एकदम माहौल तैयार कर देते हैं लड़ाई झगड़े वाला, दो समुदायों के बीच में लड़ने वाला, तब क्या होता है कि वहां के लोग भी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा हम बंगाल विभाजन होने नहीं देंगे। इसके लिए क्या किया, उन्होंने पद यात्रा निकाला और वंदे मातरम गाए। दोनों समुदाय के लोग आपस में निकले, पद यात्राएं की, गंगा स्नान किए और वंदे मातरम गाया और सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए निकले। उसके बाद में उस समय रक्षाबंधन का त्योहार था, तो दोनों समुदाय के लोग आपस में राखियां बांधा। कहा देखो, अंग्रेजों को दिखाने के लिए कि देखो हम लोग आपस में भाई भाई हैं, हम आपस में राखियां बांध रहे हैं, तो तुमको ऐसा क्यों लगता है कि हम दो लोग आपस में लड़ेंगे, कि हम दो लोगों को अलग अलग कर रहे हो? ऐसा नहीं होगा। और फिर उसके बाद में ईद आ गई। ईद में भी दोनों समुदाय के लोग आपस में गले मिले और कहा कि हम लोग आपस में भाई भाई हैं, हम लोग कभी जो है आपस में लड़ेंगे नहीं, आप हमारा टेंशन छोड़ दो। और अंततः अंग्रेजों को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ता है। और इसी बंगाल विभाजन में जब बंगाल का विभाजन हो जाता है, बंगाल विभाजन हो जाता है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा विरोध होता है। ये विरोध तो होता ही होता है कि जो पद यात्राएं निकाला गया, गंगा स्नान किया गया, वंदे मातरम गाया गया, राखियां बांधी गई, गले मिला गया, ये सब तो हुआ ही हुआ, बल्कि अंग्रेजों का बहुत ज्यादा विरोध हुआ। उनको यहाँ पर एक तरीके से स्वदेशी आंदोलन के रूप में अपनाया गया, एक आंदोलन ही चल गया स्वदेशी, यानी अंग्रेजों के सामानों का बहिष्कार भी किया गया। साथ ही साथ कहा, पूरे बंगाल वालों ने कहा कि अब हमें अंग्रेजी सामान चाहिए ही नहीं, अपना वस्तु ये लोग ले जाएं, इनका कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए हमें, हम केवल भारतीय प्रोडक्ट ही यूज करेंगे, चाहे भारतीय खादी कपड़ा और जो कुछ भी हो हम भारतीय लेंगे, अंग्रेजी कोई सामान लेंगे नहीं। और उनके सामानों का जो है
यहाँ पर होलिका भी जलाई गई और उनके सारे सामानों को बहिष्कार किया गया। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो है इतनी भयानक थी इसकी घोषणा की एक जो स्वदेशी आंदोलन का रूप भी ले लेती है। लेकिन अब उसके बाद में क्या हुआ घटना, उसके बाद में 1905 था और 1905 के बाद में एक घटना 1907 में घटी। 1907 में बंगाल विभाजन को तो किसी तरह रद्द किया गया, लेकिन जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तो उसमें सबसे ज्यादा कौन गुस्साए, सबसे ज्यादा ये लोग गुस्साए। अब ये लोग गुस्साए तो क्या की, अब ये लोग गुस्साए तो इनके ऊपर गुस्सा दिखा रहे थे और ये इनके ऊपर गुस्सा दिखा रहे थे। इनका कहना था कि अभी तुम लोग आराम से बैठो, अभी अंग्रेज जो है खुश होंगे, और ये लोग इनको ज्यादा, उनसे ज्यादा दुश्मन इन लोगों को समझने लगे कि एकदम तुम हमें शांत कराओ, अंग्रेज देखो क्या क्या उधर कर रहा है, तुमको ऐसे बेवकूफ बनाएगा, तुम 500 साल तक उनको जो है खुश करने के चक्कर में रहोगे, आजादी कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अब क्या हुआ, तो यहाँ पर इन लोगों दोनों में झगड़ा हो गया, और जब झगड़ा हो गया तो कहा कि अब तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाते हैं। और 1907 में कांग्रेस ही दो भागों में बट गया, दोनों लोग ऐसे सभा बैठा बुलाया गया 1907 में, एक सूरत अधिवेशन में। 1907 का जो अधिवेशन हुआ था वो सूरत में हुआ था कांग्रेस का। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन 1907 में सूरत अधिवेशन बुलाया गया, उस अधिवेशन में इन दोनों लोगों ने कहा कि जो हमारे साथ हैं वो हैंड अप करें और जो इनके साथ हैं वो बैठे रहें। तो यहाँ पर जितने युवा वर्ग था, इसमें युवा लोग थे कांग्रेस के अंदर, वो सब के सब अपना जो है अलग रास्ता बना लिया। यानी कांग्रेस का विभाजन कब होता है, 1907 में। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन कब होता है, 1907 में। ठीक, किस अधिवेशन में, तो सूरत अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन। अच्छा, अधिवेशन क्या है, अभी अधिवेशन बहुत मिलेगा तो अभी टेंशन मत लो कि अधिवेशन क्या है, मतलब जान नहीं पाए। अधिवेशन का मतलब होता है कि कांग्रेस का हर वर्ष, यानी वर्ष में एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा। जो इस साल का अध्यक्ष होगा वो अगले साल के लिए दोबारा चुना जाएगा। ठीक, जैसे चुनाव होता है कि 5 साल के लिए आदमी जो है निर्वाचित हो गए हैं, अगले 5 साल के लिए इनको चुना जाएगा, अगर जीतेंगे तो रहेंगे, नहीं तो कोई दूसरा बनेगा। ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस का अध्यक्ष का भी चुनाव होता था, जो हर साल होता था, साल में एक बार। ठीक, तो उसके लिए अधिवेशन बुलाया जाता था, कांग्रेस के सभी सदस्य आते थे और उन्हीं सदस्यों में से वो अपना अध्यक्ष चुन लेते थे। और अध्यक्ष चुनने के बाद में वो 2 लोग खड़े होते थे चुनाव पे, उसमें हैंड अप करते थे कि इनके साथ कितने लोग हैं और इनके साथ कितने लोग हैं। तो फिर जो जीतता था वो 1 साल के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष होता था और उसके निर्णय जो है सबसे ज्यादा माने जाते थे पूरे 1 साल के लिए। ठीक, वो पूरे के पूरे कांग्रेस का अध्यक्ष होता था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सूरत अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का विभाजन होता है। ठीक, तो ये था कांग्रेस का अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, जो कि अच्छा यहाँ पर अगर बात करें 1905 में, ये आप लोगों को बताना है कमेंट में कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक, क्योंकि हर साल हुआ है, 1985 से लेकर 1947 तक हर साल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। ठीक, तो हर साल इसके नए अध्यक्ष बनते थे। तो 1905 वाला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ था। 1 नंबर में ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी कभी कहते हैं कि सिलेबस के बाहर का आ गया, वो सिलेबस के बाहर का नहीं है। राष्ट्रवाद का उदय तो यहीं से होता है, बस केवल किसी बुक में 1915 से है, किसी में 1910 से है। एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें ये सारी घटनाएं हैं वहां पर, बस थोड़ा आगे चलकर है, आगे पीछे है, लेकिन है सारी घटनाएं। कांग्रेस की स्थापना सारी बुक में मिलेगा। ठीक, तो ऐसा नहीं कि किसी बुक में, बस यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से हम लोग चल रहे हैं डेट को पकड़ के कि 1885 के बाद 1903 आया, 1903 के बाद 1905 आया, 1907 आया, अभी 1915 आएगा, फिर 1917, ऐसे करते हुए हम लोग डेट वाइज आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से बढ़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, तो अभी 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, कांग्रेस 2 भागों में बट गया। ठीक, अब डेट धीरे धीरे 1915 की ओर हम लोग पहुंच रहे हैं। बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई, वो घटना हमको नहीं पढ़ना है। ठीक, क्योंकि क्रांतिकारियों का दौर था 1907 से लेकर 1930 तक, बहुत ही क्रांतिकारियों का युग इसको कह सकते हैं। ठीक,
बहुत ज़्यादा अंग्रेजों का यहाँ पर नुकसान हुआ, बहुत सारे अंग्रेज इस समय में मारे गए, लेकिन हमको वो घटनाएं नहीं पढ़ना है, बल्कि हमको यहाँ पर 1915 में गांधी जी जब भारत आते हैं दक्षिण अफ्रीका से, फिर वहां से पढ़ना है। ठीक, तो इसको देखते हैं। 1915 में गांधी जी आते हैं। ऐसा एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब आते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी का आगमन दक्षिण अफ्रीका से कहां गांधी जी कहां गए हुए थे, तो दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। कई ये भी आ सकता है और आया हुआ क्वेश्चन है कि गांधी जी कहां से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से कब आए, 1915 में आए। और 1915 में आने के बाद में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहां भी कई सारा आंदोलन किया था, क्योंकि गांधी जी एक वकील थे और एक मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। किसका मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, तो दादा अब्दुल्ला नाम का एक व्यापारी था गुजरात का। ठीक, दादा अब्दुल्ला नाम का एक गुजरात का व्यापारी था जिसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में गए तो वहां भारतीयों की स्थिति देखा, तो वहां भी कई सारा आंदोलन किया और एक प्रकार से वहां भी कई सारी जो आंदोलन में भाग लिए और उसको सफलतापूर्वक उसका निर्वहन भी किया। यानी आंदोलन जो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में चलाए वो 100% सफल रहा। ठीक, तो गांधी जी जब वहां दक्षिण अफ्रीका में ही थे तो वहां से सूचना भारत आई कि गांधी जी जो वहां आंदोलन किए हैं वो बहुत ही ज्यादा सक्सेस है। तो गांधी जी की कीर्ति वहीं से धीरे धीरे भारत में फैल गई कि गांधी जी जो है वहां पर जिस प्रकार से आंदोलन किए हैं, अहिंसात्मक आंदोलन किए हैं, उसी प्रकार से अहिंसात्मक आंदोलन भारत में भी करेंगे। तो गांधी जी जब आए 1915 में, तो 1917 में एक घटना घटी जो है, एक आंदोलन गांधी जी का पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। ठीक, चंपारण कहां पर है, बिहार में। चंपारण नामक स्थान कहां पर है, बिहार में। तो चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी करते हैं। चंपारण आंदोलन में होता यह है कि बिहार में जो चंपारण क्षेत्र है उस क्षेत्र में के किसानों को जबरदस्ती अपने खेत के 1/3 भाग पर नील की खेती अंग्रेजों द्वारा कराया जाता था। 1/3 भाग मतलब 75% भाग पर, 75% खेत के 75% भाग पर नील की खेती करें। ठीक, नील की खेती, और 25% भाग पर जो अपना सामान्य जो उनका मन करे वो अनाज यानी अन्न का उत्पादन करें, अन्न उत्पादन। अब यहां पर समस्या ये थी कि जो नील की खेती होती थी, नील की खेती करने से भूमि की उर्वरा शक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। उसका नील जो हाथ में लगता था उससे जो है चर्म रोग हो जाते थे। और जो नील उगाते भी थे तो इस नील का दाम अंग्रेज जो मूल्य उसका नहीं दे पाते थे, जो उसकी वास्तविक मूल्य थी। बहुत कम दामों में खरीदते थे नील किसानों से अंग्रेज, और वो भी जबरदस्ती खेती करवाते थे, नील की खेती करवाते थे। ठीक, अब जो 25% उसका, मान लो किसी के पास 4 बीघा ही खेत है, अगर उसके पास 4 बीघा खेत है तो वो अपने 3 बीघा खेत में केवल नील की खेती करे, 1 बीघे में अन्न उत्पादन करे। तो वो 1 बीघे में कोई हरित क्रांति तो थी नहीं पहले कि 1 बीघे में 4 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करेंगे। वहां 1 बीघे में बहुत ज्यादा 1 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो जाता था। तो यहाँ पर केवल 1 बीघे की खेत में वो अपना परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे, वो खाने के लिए अन्न ही नहीं साल भर का उगा पाते थे 1 बीघे में, यानी अपने 25% खेत पे। तो इसके लिए वहां के किसान बहुत परेशान थे, और जब परेशान थे तो गांधी जी जब आए तो वहां पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति ने गए गांधी जी से मिले, और गांधी जी से मिलने के बाद में चंपारण में हो रहे किसानों की अत्याचार के बारे में बताया, और बताने के बाद में गांधी जी से निवेदन किया कि आप आइए और चंपारण में और यहाँ पर आंदोलन करिए। ठीक, तो गांधी जी आते हैं चंपारण,
और यहाँ पर आंदोलन करते हैं। और जो ये तीन जो नील की खेती करवाते थे, इस नील की खेती को अंग्रेज कहते थे तिनकठिया पद्धति। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। तिनकठिया पद्धति का संबंध किस आंदोलन से है? तो तिनकठिया पद्धति का संबंध चंपारण आंदोलन से है। ठीक, तिनकठिया ठीक, तो तिनकठिया पद्धति का संबंध चंपारण आंदोलन से है, जो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, चंपारण बिहार में है। और इसमें क्या हुआ कि इस तिनकठिया पद्धति के तहत अपने खेत के 1/3 भाग पर नील की खेती करवाते थे। ठीक, गांधी जी आते हैं और कौन बुलाता है? राजकुमार शुक्ल उनको बुलाते हैं। बुलाने के पश्चात गांधी जी से निवेदन करते हैं, गांधी जी आंदोलन करते हैं और इस तिनकठिया पद्धति को यानी 1/3 भाग वाला जो व्यवस्था था, ठीक, 75% नील की खेती वाला तिनकठिया पद्धति को गांधी जी इसको समाप्त कराते हैं और पूर्ण रूप से आंदोलन सफल रहा। ठीक, तो गांधी जी की कीर्ति यहीं से और ज्यादा देश में फैल जाती है, क्योंकि जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चलाए 100% सफल रहा, उसी प्रकार से भारत में गांधी जी का प्रथम आंदोलन था जो 100% सफल रहा। और ये व्यवस्था गांधी जी बंद कराते हैं 1917 में। ठीक, उसके बाद में गांधी जी का सेकंड आंदोलन होता है, इंपॉर्टेंट है ये आंदोलन। 3 आंदोलन गांधी जी के शुरुआत के बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन, ठीक, और दूसरा है खेड़ा आंदोलन। सेकंड है खेड़ा आंदोलन 1918। ठीक, खेड़ा आंदोलन 1918। खेड़ा में क्या हुआ? तो खेड़ा जो कि एक गुजरात का एक क्षेत्र है खेड़ा। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ? खेड़ा में उस समय यहां पर अकाल पड़ा हुआ था। ठीक, वैसे तो पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन जो यहाँ जो गुजरात वाला क्षेत्र है यहाँ पर बहुत भयानक अकाल पड़ा हुआ था। और अंग्रेजों के यहाँ से एक कानून था कि जिस वर्ष अकाल पड़ेगा उस वर्ष राजस्व वसूली कम कर दिया जाएगा, यानी टैक्स बहुत कम कर दिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। अगर ज्यादा भयानक अकाल है तो टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे? अकाल पड़ा हुआ था और टैक्स ये लोग जबरदस्ती वसूल रहे थे, यानी परिवार को खाने के लिए अन्न नहीं था और अंग्रेज आते थे जबरदस्ती टैक्स वसूलते थे। तो इसका भी वहां के किसानों ने बहुत ज्यादा जो है विरोध किया। और जो कि गांधी जी यहाँ पर थे ही भारत में, तो यहाँ पर वहां के जो विरोध कर रहे लोग थे उनके मन में आया कि क्यों ना गांधी जी से एक बार मिला जाए और गांधी जी इसका हल जरूर निकालेंगे। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर जो आंदोलनकारी थे वो आंदोलनकारी जाते हैं, गांधी जी से मिलते हैं और मिलने के पश्चात ये पूरा मामला गांधी जी को बताते हैं। तो गांधी जी भी आते हैं और अंग्रेजों को अपना जो है पूरा वकील थे ही पूरा निकाल के दिखाते हैं, उनका जो कागज पत्र जो उनका लेखा जोखा था, और उस लेखे जोखे के अंतर्गत दिखाते हैं। तो अंग्रेज भी ये मान लेते हैं कि हाँ, जिस वर्ष अकाल पड़ेगा भारत में उस वर्ष टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक, इस क्षेत्र में तो ये भी खेड़ा आंदोलन पूर्ण रूप से सक्सेस होता है। तो गांधी जी की कीर्ति और ज्यादा भारत में फैल जाती है। और इसी खेड़ा आंदोलन के दौरान सरदार पटेल गांधी जी से मिलते हैं। ठीक, सरदार पटेल गांधी जी से कब मिलते हैं? तो खेड़ा आंदोलन के दौरान 1918 में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, सरदार पटेल गांधी जी से पहली बार कब मिलते हैं? तो खेड़ा आंदोलन में। ठीक, खेड़ा आंदोलन भी सक्सेस होता है। उसके बाद में लास्ट है तीसरा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये कब होता है? 1918 में। ठीक, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है। अहमदाबाद जो कि एक गुजरात का क्षेत्र है, तो वहां पर एक जो मिल था अंग्रेजों का, उस मिल पर वहां के मजदूरों ने हम जो है एक हड़ताल कर दिया था कि काम नहीं करेंगे। तो उसका मुख्य कारण ये था कि अहमदाबाद में उस समय यानी 1918 में एक प्लेग रोग फैला हुआ था, प्लेग रोग। ठीक,
प्लेग रोग, ये प्लेग रोग कैसा रोग है? जिस प्रकार से भारत में कोरोना था, पूरी दुनिया में कोरोना था, यानी एक लोगों से दूसरे लोगों में फैलता था, उसी प्रकार से ये प्लेग रोग भी था। ठीक, प्लेग रोग चूहों के काटने से बहुत तेजी से फैलता था और इसका जो है इलाज नहीं था। जिसको चूहे काट लेते थे प्लेग रोग हो जाता था, उसका बहुत कम चांस होता था कि वो बच पाते थे। ठीक, तो पूरे, और जो कि मिल था, और मिल में तो चूहे होते ही भयानक चूहे। अब चूहे से बचने के लिए, यानी यहाँ के मजदूरों ने कहा कि जो है काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर मिल के मालिकों ने जबरदस्ती काम करने के लिए उनको कहा, तो मजदूरों ने कहा ठीक है हम काम तो करेंगे लेकिन इसका एक्स्ट्रा बोनस लेंगे। अभी देखो कोरोना टाइम में ही अगर कोई काम करते थे तो उसका ज्यादा पैसा लगता था, ठीक, यानी एक्स्ट्रा पैसा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो इस मिल के मजदूर थे, इन लोगों ने कहा कि हमको बोनस चाहिए, और अगर बोनस नहीं देंगे तो मिल में काम नहीं करेंगे, यानी सैलरी का। तो इन्होंने कहा कितना बोनस चाहिए? तो ये लोग कहते थे कि जितनी हमारी सैलरी है उसका 50% एक्स्ट्रा दिया जाए। ठीक, यानी अगर 5,000 उनकी सैलरी है तो 2500 उनको एक्स्ट्रा, यानी उनको 7500 दिया जाए। 50% ये लोग बोनस मांग रहे थे कि अगर हम जान अपनी जोखिम में डाल के काम करेंगे तो हमको 50% हमारी सैलरी का बोनस चाहिए। अंग्रेज कहते थे, यानी मिल के जो मालिक थे, वो लोग कहते थे कि 50% बहुत ज्यादा है, हम आपको बोनस देंगे लेकिन केवल 20% ही देंगे, 20%। लेकिन ये लोग कहते थे कि नहीं, हमको 50% चाहिए। ये लोग कितने पढ़ रहे थे? 50% से, और ये लोग 20% जो है मिल के मालिक लोग दे रहे थे। अब गांधी जी को ये सूचना मिलती है, गांधी जी आते हैं, इस आंदोलन में शामिल होते हैं, और गांधी जी अंग्रेजों को समझाते हैं कि देखिए ऐसा है कि आप जो है बहुत कम दे रहे हैं, यानी 20% बहुत कम होता है। और जाके मजदूरों से भी मिले, कहा 50% बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, एक काम करते हैं आप दोनों लोगों के बीच में समझौता करा देते हैं। तो कहा ठीक है समझौता करा दीजिए। तो इन लोगों, ये 20 दे रहे थे, ये 50 मांग रहे थे, तो दोनों का बीच में समझौता हुआ 35% पे। ठीक, कहा आप 15 बढ़ा दीजिए, आप 15 घटा दीजिए। इसने कहा 15% प्लस कर दो और उसने 15% माइनस कर दो, यानी 15% ये बढ़ा दिए तो 35 हो गया, 15 ये घटा दिए तो 35 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर बात 35% पे बन जाती है अहमदाबाद मिल मजदूर में। अब यहाँ पर गांधी जी के ये 3 आंदोलन थे जिसकी वजह से गांधी जी की जो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हुई, और ये 3 आंदोलन गांधी जी के शुरुआती आंदोलन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था। और ये 1 नंबर में तो आते हैं तो सीधा डेट पूछता है यही सब, लेकिन अगर 5 नंबर में आता है तो लिखने वाला आता है, तो इसका नोट्स जरूर बनाएं। इंपॉर्टेंट है, गांधी जी के शुरुआती 3 आंदोलन हैं। ठीक, तो ये थे गांधी जी के 3 आंदोलन। अब हमको आगे जो पढ़ना है वो रॉलेट एक्ट और ऐसे जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें हम लोग डेट को जरूर ध्यान रखना कि हम लोग 1885 से चालू किए थे और 1918 तक पढ़े हैं। अब 18 के बाद में जो भी घटनाएं घटित होंगी उसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आया होगा। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों में, और नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।